जय हिंद दोस्तों, आकाश अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा सूझ, ऑप्शन बी है भगनासा, ऑप्शन सी है चिंता, ऑप्शन डी है नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो देखिए हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सूझ। ऑप्शन नंबर ए होगा सूझ। जो सूझ है हमारा सही उत्तर है, और बाकी सब जो हमारे हैं भगनासा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ये समस्या समाधान में सहायक नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, समस्या समाधान में बाधक होते हैं। तो हमसे सवाल पूछा है कि समस्या समाधान में बाधक नहीं है, तो जो सूझ जो होता है वह समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो देखिए ऑप्शन ए है उद्दीपक, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी आमोद और डी है ध्यान। तो जो हमारा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि मैकडूगल ने जो 14 प्रकार के संवेग बताए हैं उसमें से आमोद आमोद भी एक प्रकार का क्या है, समय है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आमोद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके साथ मूल रूप से कौन संबंधित है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फ्लैंडर जो है FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है ना। पूछ रहे कौन सा है जो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। भाई ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं कि प्रश्नों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये भी हमारा सही है, लेकिन ये कह रहा है कौशल में सही नहीं है। चलिए अगला आते हैं। अगला है कि हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ठीक, तो फिर आगे कह रहा है कि सुनने में संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। तो देखिए जो हमारा इसमें से सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ना। ऑप्शन सी जो है कि हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और ऑप्शन नंबर सी हमारा निर्धारण मापनी, और डी है अवलोकन। तो देखिए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप तकनीकी होती है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है सृजनात्मक समस्या समाधान की व्याख्या, जिसमें जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे ऑप्शन ए है आयोजन, अनुवाद, प्रबोधन या उद्भवन। तो देखिए उसे हम ऑप्शन नंबर डी उद्भवन कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आते हैं अगले पे। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ना। तो ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, दूसरा है रूपग्राम, तीसरा है ध्वनिग्राम और चौथा है वाक्य विन्यास। जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी ध्वनिग्राम। देखिए ध्वनिग्राम को हम क्या कहते हैं, स्वनिम भी कहते हैं। ठीक, तो भाषा की बोले जाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि ग्राम है, या जिसको हम बोल सकते हैं स्वनिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है ना। कि हमारे पास देखिए 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्प में से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो विकल्प होगा जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इसे कौन बता सकता है। ऑप्शन बी है सही उत्तर बताइए, ऑप्शन सी है आप इसका उत्तर बता सकते हैं, और ऑप्शन डी है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। देखिए तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। जब बच्चा किसी भी सवाल को कई तरीकों से हल करता है तो उसमें क्या होता है कि उसके दिमाग पे जोर पड़ता है, या कह सकते हैं वो एक सवाल को कई विभिन्न विभिन्न तरीकों से हल करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी सृजनात्मकता का विकास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन शिक्षण, ऑप्शन 2 है वास्तविक शिक्षण, ऑप्शन सी है अवसरणीय शिक्षण, और ऑप्शन डी है प्रभावशाली शिक्षण। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा अवसरणीय शिक्षण। ठीक है, अवसरणीय शिक्षण, अवसरणीय शिक्षण को शिक्षण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है कि सूची ए तथा सूची बी को
बी की मिलान कीजिए। देखिए सूची ए है हल, मैकडूगल, फ्रायड, मैस्लो, और सूची बी आवश्यकता सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, अन्वेषण सिद्धांत और प्रणोद सिद्धांत। देखिए तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी। बी ना तो कहा एक आचार हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रणोद अवकलन का सिद्धांत। मैकडूगल ने कौन सा दिया था, मूल प्रत्यय सिद्धांत। फ्रायड ने दिया था कि मनोविश्लेषण सिद्धांत, और मैस्लो ने दिया था आवश्यकता का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत, ऑप्शन बी है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ऑप्शन सी है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, और ऑप्शन डी हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कि थांडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है ना, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन बी है अंतर्नोद, ऑप्शन सी है अभिप्रेरक, और ऑप्शन डी है उद्दीपक। तो देखिए जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 13 निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान रखा है ना। अधिगम में उनके जो सोपानकी जो दिया है गेने ने उसमें सर्वाधिक सबसे निम्न स्थान किसका है वह बताना हमें। प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम। जो देखिए इसमें जो संकेत अधिगम है ना इसमें उन्होंने क्या सबसे निम्न स्थान या सबसे निचले क्रम पे रखा है, और सबसे ऊपर वाला जो क्रम है वह है समस्या समाधान अधिगम। तो चलिए इसमें सही उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है ना। ऑप्शन ए है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन बी है प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन सी है पुनर्बनन कौशल, और ऑप्शन डी है समापन कौशल। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है माध्यम है, ऑप्शन बी है अंतःक्रिया है, ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि, और डी है पुनर्बलन। तो कह रहा है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। चलिए देखिए ये जो पुनर्बलन होता है ना ये संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होता, और बाकी सब क्या है माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि, ये सब संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं, और पुनर्बलन जो होता है वो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। पहला है व्यक्तिक अनुदेशन, दूसरा है त्वरण उपागम, तीसरा है सर्वधन उपागम, और चौथा है उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा वह ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है व्यक्तिक अनुदेशन ये क्या है सही उत्तर है, और बाकी सब सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, दूसरा है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, तीसरा है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, और चौथा है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी सी है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। चलिए सॉरी देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी क्या है वो सही है। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18 पे। 18 कह रहा है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या रुचि। देखिए हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्षमता। चलिए अगले इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन सी हमारा संवेगात्मक गामक अवस्था। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है
तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था के साथ मिलती जुलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है फ्रायड, ऑप्शन बी है अल्पोर्ट, ऑप्शन सी है कैटल और डी है आइसेक। देखिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारे फ्रायड। फ्रायड जो है व्यक्तित्व गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक वो क्या है संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मक के तत्वों से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सृजनात्मकता के तत्वों से संबंधित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। ठीक है, ये जितने भी विकल्प हैं वो क्या हैं ऑप्शन बी में, वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। चलिए अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? ठीक है, चलिए एक बालक है जो अपने पिता की अपेक्षा अपनी माता से बहुत अत्यधिक प्रेम करता है, तो कह रहे हैं कि फ्रायड ने इस प्रकार के व्यवहार को क्या नाम दिया है? तो पहला ऑप्शन है परा अहम, दूसरा ऑप्शन है नार्सिसिज्म, तीसरा ऑप्शन है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। देखिए इसमें से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है सादृश्यता का नियम, ऑप्शन बी है बहु प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन सी है आंशिक क्रिया का नियम और अगला लास्ट ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो देखिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर लास्ट। लास्ट क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होगा। चलिए इसी के साथ हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायता लेना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन बी है धनात्मक अंतरण, ऑप्शन सी है ऊर्ध्व अंतरण और ऑप्शन डी है द्विपार्श्विक अंतरण। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्व अंतरण। देखिए ऊर्ध्व अंतरण। ठीक, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगले आते हैं। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया, डिस्ग्रेफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो सही होगा। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 26 कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि और सामूहिक परिचर्चा विधि। देखिए ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के जितने भी हैं वो प्रजातांत्रिक हैं, और जो व्याख्यान विधि है उसमें सिर्फ क्या होता है टीचर की भूमिका होती है और छात्र क्या होते हैं सिर्फ सुनने वाले रहते हैं, इसीलिए जो व्याख्यान विधि है वो प्रजातांत्रिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है व्यवस्थान, दूसरा ऑप्शन है अनुक्रिया, तीसरा है आग्रहण, चौथा है ज्ञान। तो देखिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, जो क्या है ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है और बाकी जो है वो क्या है संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो पहला है परावर्ती स्तर, दूसरा है अभिप्रेरणा स्तर और तीसरा है स्मृति स्तर, चौथा अवबोध स्तर। तो देखिए जो बी वाला ऑप्शन है ना वो शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक, इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि 28 है कि 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं खाली स्थान के बीच की संगति है। ऑप्शन ए है पूर्व अनुभव, ऑप्शन बी है व्यवहार, ऑप्शन सी है अनुक्रिया और ऑप्शन डी है पशु। तो देखिए सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 29 अनुक्रिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है ना? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है?
तो ऑप्शन ए है हमारा आगमन, ऑप्शन बी है समस्या समाधान, ऑप्शन सी है प्रश्न और ऑप्शन डी है निगमन। तो देखिए प्रगतिवादी शिक्षण विधियों पर जो आधारित है वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपका आज की क्लास समझ में आई होगी और आपके आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण